जी क्लास सेशन 3 हम शुरू कर रहे हैं और मैं फिर पार्टिसिपेंट्स के ज्वाइन करने का थोड़ा सा वेट कर लूँ। जी क्लास तो ये मैं फाइल भी आपसे शेयर कर लूँ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके क्लास, हम जो अभी बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं और मैं बस 1 मिनट वेट कर लूँ ताकि आप जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लें और फिर हम कंटिन्यू करें इसके अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर चुके हैं, बाकी ये भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। हम बात कर रहे थे कॉलम 2 एंड 3, हम बात कर चुके थे। कॉलम 4 में हमने कहा था कि एन आपके पास नेट क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इसका मतलब है बी माइनस सी, जैसे अभी हमने फॉर्मूला देखा था। 90 माइनस 10 80, 170 माइनस 30 140। तो इस तरह से कैलकुलेशन होते होते हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे आ गई और आखिर में आप क्या देख रहे हैं, हमें नेट में नुकसान हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे नुकसान होना, लॉस होना शुरू हो गया। बहरहाल अब हम मार्जिनल पे बात करते हैं। हर एक यूनिट पर इंक्रीज होने पर हमें क्या मिलता है। अब मार्जिनल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि डेल्टा कॉलम 2, डेल्टा का मतलब होता है उसी कॉलम की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। पहले पे तो आप डैश लगा दीजिए। 90 माइनस 0 90, 170 माइनस 90 80, 240 माइनस 170 70। तो इसी तरह से हम हर एक कॉलम की करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट्स। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट का कॉलम हमारे पास ये है, जीरो का अगेंस्ट तो हमने डैश लगा दिया और यहाँ लिखा हुआ भी है डेल्टा कॉलम 3, ये कॉलम 3 है। ठीक है, तो इसमें हम 10 माइनस 0 10 माइनस 0, ये 10 आ गया। 30 माइनस 10 20 आ गया। किसी और वैल्यू को देख लेते हैं। 150 माइनस 100 50 आ गया। ठीक है, और फिर आपको पता है कि मार्जिनल नेट बेनिफिट एम एन बी, मार्जिनल नेट बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, या मार्जिनल नेट कह दीजिए। तो हमें यहाँ पर मिलता है कॉलम 5, ये कॉलम माइनस कॉलम 6, ये कॉलम क्या था, मार्जिनल बेनिफिट, और ये कॉलम 6 क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास मार्जिनल नेट मार्जिनल बेनिफिट मिल जाएगा। 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 20 60। किसी और को देख लीजिए। 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 60 माइनस 20, 10 माइनस 90 माइनस 80। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं,
हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्जिनल कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि हमारे पास जो नेट वैल्यू थी, जहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल रहा था, वो यूनिट 5 तक का था। जब हमने यूनिट 5 तक की बात की है बिजनेस में, तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था। उसके बाद जितनी भी हमने प्रोडक्शन की है वो हमें लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है। कुछ प्रॉफिट तो मिल रहा था लेकिन उसने हमारा लॉस बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमारे पास लॉसेस कितने बढ़ना शुरू हो गए। तो आपका एनालिसिस क्या मिला, आपने क्या लर्न किया कि हमारे पास यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता नज़र तो आ रहा है कि हमारे पास ये 200 था। देखिए हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर गौर से देखा जाए तो 200 के बाद जैसे ही 200 रिपीट हुआ, नेट वैल्यू हमें मिली, इसके सामने ही हमें यहाँ पर ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब कि नेट वैल्यू जब रिपीट हो जाए तो वो एक्चुअली ज़ीरो हो चुकी होती है। और ये हमारे पास आखिरी पॉइंट होता है कि हम इससे ज़्यादा अगले यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ना जाएं। ठीक है, जो वैल्यू रिपीट हो रही थी बेनिफिट्स के कॉलम में, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ तक हम आकर डेटा लेना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहाँ पर रोकेंगे आकर। हमें 4 और 5 प्रोडक्ट पे 200 रिपीट हो गया। और ये वही बात है जब हमारे पास मार्जिनल नेट बेनिफिट ज़ीरो हो गया। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एनालिसिस है। आपको मैंने कहा कि आप अगर इकोनॉमिस्ट हैं, एक बिजनेस इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैनेजर हैं, तो ये आपकी फोरकास्टिंग है, प्रिडिक्शंस हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए है, कब तक बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग मिल रही है, और कब हमें इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। तो ये एक टेबल है जिसमें डेटा हमें मिल जाता है। कॉलम 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम हमारे पास डेटा गिवन होता है। ठीक है, और कॉलम 4, 5, 6, 7 ये हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। आप इसको एक दफ़ा घर में खुद समझिएगा, फिर उसको खुद से करके देखिएगा कैलकुलेशन। ज़ुबानी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है, ताकि आप किसी वक्त अगर असाइनमेंट या क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं या एग्ज़ाम है तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नज़र ना आए। क्लास आपको छोटी सी बात बताऊं कि आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस ही किया है इन कैलकुलेशन में, और कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को, ऐसे टेबल्स के डेटा को लिखते हैं, इस पर काम कर रहे होते हैं, तो अगर प्रैक्टिस ना हो तो फिर वहाँ पर आपको बताऊं कि चीज़ें सॉल्व होना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, जल्दी से हो नहीं रही होती, इंसान थोड़ा सा घबरा भी जाता है, एक टाइम का प्रेशर भी होता है। तो उस वजह से फिर ये प्लस माइनस की चीज़ें भी सॉल्व नहीं हो रही होती हैं। तो इसलिए एक से ज़्यादा दफ़ा इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, गौर से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको ये बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अदरवाइज फिर समझना आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके पास जो मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल कॉस्ट और जो मार्जिनल का प्रिंसिपल, ये आपको मैंने भी बता ही दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही था ना कि हमारे हर एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर क्या इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद है कंटिन्यूस डिसीजन। अभी तक हमने डिस्क्रीट डिसीजन देखा था कि हम डिस्क्रीट डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं ये होल नंबर्स में लिखी हुई हैं। हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो 4.5 हैं या 4.1 है, 4.2 है, ऐसी बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, आपको भी समझ में आएगा इसमें क्या बात हो रही है। कंटिन्यूस डिसीजंस में बात होती है। अब यहाँ पर हम कुछ इन फिगर्स की बात करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा फिर दोबारा से जूम कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, और फिर मैं आपको इस ग्राफ के बारे में बताता हूँ। कंटिन्यूस डिसीजंस का मतलब ये होता है क्लास कि मैनेजरियल वैल्यू कर्व्स आर द स्लोप ऑफ टोटल वैल्यू कर्व्स। मार्जिनल वैल्यू कर्व, अब मार्जिनल वैल्यू कर्व कौन सा है? ये आपके पास है ना मार्जिनल, ठीक है।
और आपके पास मार्जिनल कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि हमारे पास ये मार्जिनल बेनिफिट्स की बात हो रही है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है, ये हमारे पास कॉस्ट का कर्व है और ये बेनिफिट्स का कर्व है। तो ये कॉस्ट और बेनिफिट्स के कर्व के साथ साथ हमारे पास मार्जिनल का स्लोप की बात की जा रही है। ठीक है, ये मार्जिनल के स्लोप की बात की जा रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट का ही स्लोप है। आपको पता है ना कि ये जो लाइन हमारे कर्व के पास से स्ट्रेट लाइन गुजरती है, इसे कहते हैं टेंजेंट। अभी आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन द कंट्रोल वेरिएबल इज, ये लिखा हुआ है, व्हेन द कंट्रोल वेरिएबल इज इनफाइनाइटली डिविजिबल, द स्लोप ऑफ अ टोटल वैल्यू कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज द मार्जिनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, फिर बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एक छोटी सी हेडिंग लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना आपके पास ये कुछ डेफिनेशंस थी, तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ये बात लिखी गई है, जैसे कि ये बात यहाँ से यहाँ तक की जा रही है। ठीक है, इसको मैंने प्रोमिनेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। मार्जिनल वैल्यू कर्व्स आर द स्लोप्स ऑफ टोटल वैल्यू कर्व्स। तो टोटल वैल्यू कर्व के ये स्लोप्स होते हैं। अभी हम टोटल वैल्यू को भी देखेंगे। ये हमारे पास मार्जिनल और बेनिफिट की बात हो रही है। तो टोटल आपके पास क्या हो जाता है, कुछ इस तरह की बातें भी इन्वॉल्व होना शुरू होंगी। ये टोटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट की बात हो रही है ना, टोटल कितना आपके पास कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट आपके पास इतनी है, तो बेनिफिट इतना मिल रहा है, तो आपके पास ये टोटल की बात ऐसे इन्वॉल्व हो रही है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, फिर पढ़ते हैं। When the control variable is infinitely divisible, the slope of a total curve, ये जो आपके पास टोटल कर्व का स्लोप है, ये स्लोप आपको नजर आ रहा है ना, और ये भी स्लोप नजर आ रहा है। एक सेकेंड, ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा, अभी मैं करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास ये फिगर्स हैं जिनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर द स्लोप ऑफ द टोटल बेनिफिट कर्व एट द गिवन क्यू इज द मार्जिनल बेनिफिट। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़े, फिर जल्दी समझ में आ जाएगा, हम ग्राफ को देखते रहते हैं। इन पर्टिकुलर द स्लोप ऑफ द टोटल बेनिफिट कर्व एट अ गिवन क्यू is the marginal benefit of the level of Q। ये marginal benefit, तो ये हमारे पास एक ये जो Q लाइन है, इस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो कॉस्ट का कर्व है, और यहाँ पर हमारे पास जो मार्जिनल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास जो ये मैक्सिमम गैप, ये लाइन जो है ये मैक्सिमम होगी हाइट में। यहाँ ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, और छोटी और छोटी और छोटी, यहाँ पर ये वाइट लाइन, वर्टिकल लाइन छोटी होती चली जाएगी, और यहाँ भी हमारे पास ये लाइन वर्टिकली अगर हम ड्रॉ करें तो छोटी छोटी लाइंस थी, होते 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 ये करते करते यहाँ पर ये वर्टिकली बड़ी लाइन हमें नजर आई। तो सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन का मतलब है कि मार्जिनल बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं और कॉस्ट इस वक्त हमारी कम से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। इन पर्टिकुलर द स्लोप ऑफ द टोटल बेनिफिट कर्व एट अ गिवन क्यू। ठीक है, तो टोटल बेनिफिट कर्व हमारे पास कौन सा है, ये टोटल बेनिफिट कर्व लिखा है ना, मैक्सिमम टोटल बेनिफिट्स। तो टोटल बेनिफिट कर्व आपके पास ये बेनिफिट कर्व है, ये वाला, ये बेनिफिट कर्व है। इन पर्टिकुलर द स्लोप ऑफ द टोटल बेनिफिट कर्व एट अ गिवन क्यू इज द मार्जिनल बेनिफिट। तो ये मार्जिनल बेनिफिट है हमारे पास, मार्जिनल बेनिफिट, ये पॉइंट जो है ये मार्जिनल बेनिफिट है ऑफ दैट लेवल ऑफ क्यू। इस लेवल पर, ये जो क्यू का ये लेवल है, इस पर ये इस तरह से है। द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व एट अ गिवन क्यू। अभी कॉस्ट कर्व की बात शुरू हो रही है, जो नीचे वाला कर्व हमारे पास है, ये वाले कर्व की बात शुरू हो रही है। द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व एट अ गिवन क्यू इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ क्यू। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास है, तो ये मार्जिनल बेनिफिट की बात हो रही है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है। द स्लोप ऑफ द नेट
benefit curve at the given q is the marginal net benefit of the level of q. तो हमारे पास यहाँ पर जो यही पॉइंट, ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है, ये हमारे पास मार्जिनल नेट बेनिफिट की बात हो रही है. इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हाईएस्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है. मैं आपको समझाता हूँ. वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया, वर्डिंग्स को पढ़ना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वही हमारे पास इंटरप्रिटेशन होती है. अब क्लास हमारे पास ये जो टोटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बात होगी और यहाँ पर हमारे पास क्यू यूनिट्स की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेट बेनिफिट्स की बात हो रही है. इतने ना टोटल बेनिफिट और कॉस्ट, इनको जब माइनस करेंगे तो नेट बेनिफिट मिलता है. अगर मैं इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को माइनस करूँगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी. अमाद क्या हो गया? आप जो अपने पास ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ऐसे नहीं करें प्लीज़. तो ये जो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन देखिए यही है. मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो डिफरेंस है इस वैल्यू का माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू हमें ये लाइन मिली. ठीक है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो हमें ये आंसर मिलेगा. और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी ये वर्टिकल लाइन छोटी होगी जो कि यहाँ पर छोटी है. यहाँ पर बिल्कुल छोटी, बड़ी 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 होते 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 यहाँ तक ये मैक्सिमम हुई, और फिर ये छोटी होते 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 यहाँ तक, और फिर यहाँ तक ये बिल्कुल ऑपोजिट चला गया तो ये नेगेटिव में आ गया. तो इस तरह से मतलब ये है कि ये देखिए ये लाइन नेगेटिव में चली गई. तो ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन्स जो है नज़र नहीं आ रही हैं, ये वर्टिकल लाइन्स का डिफरेंस है ये. तो हमारे पास ये नेट बेनिफिट्स का एक कर्व बन रहा है इस तरह से. और ये मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम नेट बेनिफिट्स कब हैं, यही वर्टिकल लाइन. तो इसको यहाँ पर मैक्सिमम मार्जिनल बेनिफिट्स और मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्म्स में देखा जा रहा है, और यहाँ पर इसका डिफरेंस लेकर इस फॉर्म में देखा जा रहा है. अब क्लियर हुआ क्लास? तो हमारे पास यहाँ पर जो ये पॉइंट था जहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो गए कर्व्स, कॉस्ट ऊपर चला गया और बेनिफिट नीचे आ गया, ये यहाँ पर आपके पास ये देखिए यहाँ से ये नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, नीचे इस पॉइंट से नीचे आना शुरू हो गया. ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ. मार्जिनल बेनिफिट, कॉस्ट और नेट बेनिफिट्स, इनको कंबाइनली देखा जा रहा है. कंबाइनली ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्राइस पर, मतलब एक पर्टिकुलर ये हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट हैं जो वक्त के साथ साथ रिड्यूस हो रहे हैं, और हमारी जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, और हमारे पास जो मार्जिनल नेट है, मतलब इसका जो माइनस है वो कंपैरेटिवली ये भी कम होता चला जा रहा है. मार्जिनल नेट बेनिफिट ये कम होता चला जा रहा है. अब ये कम हो रहा किधर होता चला जा रहा है? अब ये क्रॉस किधर करेगा? ये कॉस्ट और ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमारे पास क्रॉस किधर करेंगे? यहाँ पर क्रॉस करेंगे. ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस जगह पर. तो ये हमारे पास ये कॉस्ट ऊपर जा रही है और बेनिफिट्स नीचे आ रहे हैं. अब ये बेनिफिट्स नीचे आ रहे हैं, ये जा किधर रहे हैं? ये इस जगह पे आकर इस क्यू लाइन को टच कर रहा है. ये क्यू लाइन कौन सी थी? ये जो कर्व था ना, ये बेनिफिट्स वाला, ये बेनिफिट्स का कर्व है, ये ऐसे जा रहा है. तो ये बेनिफिट्स का कर्व ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम टोटल बेनिफिट. मैक्सिमम टोटल बेनिफिट है, यहाँ से ये नीचे होना शुरू हो गया. आपको लग रहा है जैसे ये बराबर है, इक्वल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये हल्का सा नीचे हो गया होगा. तो ये मैक्सिमम पॉइंट इसका ये है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है ये हमारे पास ये चीज़ है. तो मैक्सिमम बेनिफिट, तो बेनिफिट्स हमारे पास इस तरह से आना शुरू हो गया. देखिए ये क्वांटिटी वाइज हमें नज़र आ रहा है ना ये, तो ये मैक्सिमम बेनिफिट्स इस तरह के मूव हो रहे होते हैं. तो ये हमारे पास क्लास इस तरह से ये डायग्राम है जिस पर मैं आपको समराइज करके बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर आज हमने इस रिसेंट टॉपिक में दो बातें पढ़ी हैं. यूज मैनेजरियल एनालिसिस, सॉरी मार्जिनल एनालिसिस. तो मार्जिनल एनालिसिस को हम दो तरह से देखते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डिसीजंस और एक होते हैं कंटिन्यूस डिसीजंस.
डिस्क्रीट डिसीजंस हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास ये टेबल था जिसको हमने यहाँ पर देखा, और कंटिन्यूस डिसीजन में भी वही तीन बातें होती हैं, बेनिफिट, कॉस्ट और नेट। तो उसको हमने फिर यहाँ पर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल द कंटिन्यूस केस, तो ये कंटिन्यूस के एग्जाम्पल में हमने ये देखा है। ठीक है, इसको आप दो चार दफ़ा अगर आप ड्रॉ करेंगे और ये समझ कर कि किस वक्त हम क्या काम कर रहे हैं, मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये हमारे पास एक, मेरे माउस पॉइंटर को देखिएगा, ये हमारे पास एक बेनिफिट कर्व है। ये बेनिफिट कर्व इस पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो रहा है और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। कॉस्ट हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और होते होते ऊपर बढ़ती चली जा रही है कॉस्ट। तो हमारे पास एक तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट वो है जब हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा ऊपर निकल गई और बेनिफिट नीचे आ गया। तो हमने इस शेप के दरमियान की जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनकी हेल्प से हमने एक ये डायग्राम प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से हमें ये नज़र आया कि पहले हमारा नेट मार्जिन, ये जो नेट बेनिफिट लिखा हुआ है, मार्जिनल नेट बेनिफिट, ये कम था, होते 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 यहाँ तक आया ये वर्टिकल लाइन, फिर होते होते फिर ये ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो हुआ, ये वही बात है कि कहाँ पर ये ज़ीरो हो गया था, और फिर ये कॉस्ट ऊपर चली गई, इसका मतलब हमारे पास ये कर्व नीचे की तरफ चला गया और हमें लॉस होना शुरू हो गया। इसके बाद इन दोनों ऊपर की फिगर्स को ज्वाइन जब किया गया तो ये देखा गया कि हमारे पास अगर बेनिफिट हमारे पास ये था और हमने बेनिफिट को ड्रॉ किया कि बेनिफिट हमारे पास कम होता चला जा रहा है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हमारा कहाँ रहा, यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट ये बढ़ रही थी और बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे, वो कम होते चले गए वक्त के साथ साथ। उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे अल्टीमेटली आते आते ज़ीरो हो गया। शुरू में बेनिफिट ज़्यादा था ना, करते करते यहाँ तक ज़ीरो हो गया, और ये वही पॉइंट है जो हमें यहाँ मैक्सिमाइजेशन का नज़र आ रहा है। और मार्जिनल हमारे पास यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाता है, फिर ये नेगेटिव में चला गया। और ख़ास बात यहाँ पर क्या थी कि मार्जिनल बेनिफिट आपके पास ये ज़ीरो कब हो रहा है, ये क्यू लाइन है ना, तो क्यू पे ये मैक्सिमम आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है। तो ये कर्व का जो पीकनेस थी, ये वो चीज़ है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ आपको? ये डायग्राम समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो और जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। आपको पता है कि जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास ये कर्व्स और इनके नीचे के डिस्टेंस हमें मालूम हो जाते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं कैलकुलस, जिसमें हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हमें नज़र आता है कि हम किस तरह से ये बात करते हैं। तो मार्जिनल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बी क्यू डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू वेरिएबल। इसी तरह से कॉस्ट की बात हो जाएगी, इसी तरह से मार्जिनल नेट बेनिफिट की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ कैलकुलस ऑल्टरनेटिव, मतलब कैलकुलेट करना। सिंस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, स्लोप जो होता है डेरिवेटिव ही तो होता है मैथमेटिकली। द प्रीसीडिंग प्रिंसिपल मीन्स, जो पहले प्रिंसिपल बताया था वो मीन्स क्या है, मतलब क्या है उसका, दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन इज द मार्जिनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो डेरिवेटिव जो है, ऊपर बताया था ना कि डिवाइड करने की बात ली जा रही होती है, तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है। आप जब डिवाइड करेंगे, फिर पढ़े, द प्रीसीडिंग प्रिंसिपल मीन्स दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन इज द मार्जिनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो जो डेरिवेटिव होता है वो मार्जिनल वैल्यू होती है। ये जो आपके पास बात की जा रही है, आपके पास यहाँ पर जो मार्जिनल की बातें की जा रही हैं, ये सब इनफैक्ट डेरिवेटिव्स हैं यहाँ के। ठीक है, उस तरह भी कह दिया जाता है, ऐसे भी कह दिया जाता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से बात की जाएगी, और वहाँ से आपके पास एक टेबुलर फॉर्मेट था, उसमें वैसे बात की जा रही थी। अब इस बात को बेहतर समझने के लिए आपके पास फिर यहाँ पर बात की जा रही है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1-3।
इससे पहले हमने देखी थी डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1.1-2 और अब हम देखने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1-3 और फिर हमारे पास ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको इसकी अब बात बताता हूँ, यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और ये वही टॉपिक है, मैं इसको स्क्रॉल कर दूं क्योंकि तो हम अभी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये देखिए छोटी सी आपके पास एग्जांपल है, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 1-3। An engineering firm recently conducted a study to determine its benefits. An engineering firm recently conducted a study to determine its benefits. तो उसको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, उसने इंजीनियरिंग फर्म ने ये एनालिसिस करवाया। एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, और कॉस्ट कितनी आ रही है, इन दोनों का कंपैरिजन एनालिसिस करवाया। तो जब इन्होंने एनालिसिस करवाया, आपको बताऊं कि आपने जो एक कोर्स पढ़ा होगा बिजनेस मैथ्स वगैरह जो आपको मैं बता रहा था, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस या सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं, जिसमें आपके पास लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में, उनकी बात की जाती है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हमें ये इक्वेशन कैसे इस वक्त प्रिपेयर करनी है। इस वक्त इस एग्जाम्पल में ये इक्वेशन हमारे पास बनी भी आ गई है। तो बेनिफिट्स की जो इक्वेशन हमारे पास है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो कॉस्ट फंक्शन है ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी आर एज फॉलोज। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस ऐसे आ गई। सो दैट MB इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू 300 माइनस 12y। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपको पता है ना डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पर, और वेरिएबल की पावर एक कम हो जाती है। तो 1 300 आर 300 और y पावर 0 1 हो गया, तो ये 300 रह गया। माइनस साइन, ये माइनस साइन ही है, और 2 6 12, y पावर 1 हो जाएगा, y की पावर एक कम हो जाएगी ना, 12y। और इसी तरह से हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, इस फंक्शन का मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे तो कैसे होगा, 2 × 4 8y पावर 1, 8y। ठीक है, इसका मतलब पावर 1 ही होता है। तो हमने इनके डेरिवेटिव्स ले लिए। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। द मैनेजर हैज़ बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ नेट बेनिफिट। तो नेट बेनिफिट का मैक्सिमम लेवल क्या होगा। नेट बेनिफिट का तो मतलब यही होता है ना कि हम B माइनस C करेंगे तो हमें नेट बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वो हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, वो कितना होगा, ये आइडेंटिफाई करना है। और जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ y दैट विल यील्ड दैट रिजल्ट, तो हमारे पास वो क्या यील्ड करेगा, वो क्या बताएगा। आंसर है इक्वेटिंग MB इज इक्वल टू MC। हम बेनिफिट्स और मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट जब ज़ीरो होती है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें ज़ीरो कब होती हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। गौर से देखें, MB इज इक्वल MB माइनस MC इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, प्रॉफिट ज़ीरो कब होगा, जब दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों बराबर हैं। बेनिफिट जितने हैं उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी तो आपके पास ज़ीरो आ गया। तो जब वो इक्वेशन आपके पास होगी तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, MB इज इक्वल टू MC हो जाएगा। ये अपने पास नोट कर लीजिए, MB माइनस MC इज इक्वल टू MNB हमने कहा था, मार्जिनल बेनिफिट। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको इक्वेट कर लिया, और जब इक्वेट किया मैं आपको बता दूं क्या दोबारा से, एक मिनट, ये स्क्रीन कुछ प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, एक मिनट जरा मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारे पास ये थे ना फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ लिए थे, ये आपके पास फॉर्मूला था B माइनस C इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो जब b यहाँ पर है और माइनस सी जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, b इज इक्वल टू सी। ये आपके पास मार्जिनल में भी यही लिखा हुआ था। अगर ये ज़ीरो होगा तो क्या होगा, b माइनस सी, एम बी माइनस एम सी। ठीक है, जब इधर जाएगा एम सी तो क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। तो आपको मैं ये बताने के लिए वहाँ तक गया था, और हम यहाँ दोबारा से इस एग्जिबिट की बात करते हैं। कहाँ गए एग्जिबिट, ये सॉरी, ये आगे एग्जाम्पल हमारे पास, ये प्रॉब्लम हमारे पास थी। तो हमने कहा कि हम इसको इक्वेट क्यों कर रहे हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो जब हम इक्वेट इसको करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेट हो गया, 300 माइनस 12y इज इक्वल टू 8y। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर y रिवील्स दैट, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ y इज 15। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद करके देख सकते हैं ना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये माइनस 12y है, जब ये राइट पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 20y हो जाएगा। ठीक है, तो y राइट साइड पे रह जाएगा, और जब 20 से हम डिवाइड करेंगे 300 को, 300 डिवाइड बाई 20 तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो 15 प्लगिंग, मतलब हम पुट कर रहे हैं वैल्यू 15 into the net benefit relations yields the maximum level of net benefits। तो नेट हमारे पास जो है, तो नेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है 300y माइनस 6y स्क्र, 300y माइनस 6y स्क्र, स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास ये आ गई ना, और माइनस 4y स्क्र, 4y स्क्र सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर है 2250। अनिला, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन, आपको पता है पिछले दफ़ा भी मैंने आपको, आप तमाम स्टूडेंट्स को तीनों ही सेशंस की वीडियोस भेज दी थी, तो सबको मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं है, आप वरी मत करें। आपको फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेशन और तीनों सेशंस की मैं वीडियोस भेज दूंगा। ठीक है, कोई वरी मत करें, परेशानी की बात नहीं है। बस आपका इस सेशन भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, तो इसके बाद मैं इनको कुछ देर के बाद आधा 1 घंटे तक मैं आपको ये चीज़ें भेज दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होगी। इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी बात हमने ये देखी है कि हमारे पास मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी इक्वेशंस दी गई हैं, इनको पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेकर इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर ली y की, और y की वैल्यू को पुट कर दिया, और हमारे पास एन बी नेट बेनिफिट यहाँ पे मिल गया 2250। तो ये हमारे पास मैक्सिमम होगा जो हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ना, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ नेट बेनिफिट्स। तो मैक्सिमम लेवल कब मिल सकता है, जब हमारे पास ये कैलकुलेशंस की जाती है। तो फिर मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ जो हमारे नोट्स हैं। ये इंक्रीमेंटल डिसीजंस हमारे पास क्या है, ये लास्ट पॉइंट हमारे पास है आज के टॉपिक का। इसके बाद हम लेक्चर यहाँ पर एंड कर देंगे। इन द केस ऑफ यस और नो डिसीजंस, द एडिशनल रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम अ डिसीजन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। बात क्लियर हुई कि जब हमारे पास जो भी आपने डिसीजन ले लिया था, उसके बाद जो आपको एडिशनल रेवेन्यू मिलता है वो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है, वो उससे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिल गया। ठीक है, आपने जो डिसीजंस ले लिए थे इन द केस ऑफ यस नो डिसीजंस, ठीक है, जैसे आपके पास डिस्क्रीट डिसीजंस थे, द एडिशनल रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम अ डिसीजन, आपके उस डिसीजन से जो आपने सोच लिया था कि इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा या रेवेन्यू मिलेगा, वो उससे ज़्यादा मिला, तो वो क्या कहलाता है, वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहलाएगा ना। द एडिशनल कॉस्ट्स दैट स्टेम फ्रॉम द डिसीजन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आपको बताऊं क्लास के, फॉर एग्जांपल आपकी टोयोटा कोरोला कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कार है जो मैन्युफैक्चर की गई। ठीक है, अब इन्होंने एस्टिमेट किया होगा कि हमारा एस्टिमेट ये है कि हमारे प्रॉफिट्स लेट्स से इतने बिलियन होंगे। अब उन्होंने जब कैलकुलेशन की, और जब
अगले साल के आखिर में, ये जो हमारा साल चल रहा है इसके आखिर में जाके कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा यार हमारा डिसीजन था कि हमें इतने प्रॉफिट मिलेंगे, ये तो इससे ज़्यादा मिल गए। तो उसको फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ हैं, जो हमने सोचा था ये उससे ज़्यादा के रेवेन्यूज़ आ गए। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सोचा था और हमें हमारी कॉस्ट उससे ज़्यादा आ गई, उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है। जैसे हम कभी कभी कोई काम करते हैं ना, कुछ काम करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई एक बिज़नेस सेटअप करने जा रहे हैं और हमने कहा कि यार ये बिज़नेस हमारा सेटअप हो जाएगा 10 लाख रुपए में। लेकिन जब हम उस पर हमने काम करना शुरू किया, एक्सपेंस करना शुरू किया, तो पता लगा नहीं यार ये तो 10 लाख में नहीं, ये तो 11.5 लाख इस पर खर्च हो गए। तो वो जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च हुआ तो क्या है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो दोनों बातें होती हैं कि आपने कॉस्ट की जब बात करते हैं और जो इजाफी कॉस्ट आ जाती है उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, सेल्स करने के बाद जो पैसा हमारे पास आता है, तो उसको फिर हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। हमने सोचा था इतना, लेकिन ये उससे ज़्यादा आ गया, तो ये ज़्यादा जो आ गया दिस इज़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 2, मार्केट फोर्सेस। ये बड़े आसान सा टॉपिक होगा, जैसे आपके पास डिमांड की बातें होंगी, कुछ इस तरह की बातें होंगी जो हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 1 आज हमारा ख़त्म हो गया। ये आपने देखा ही कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आज कुछ फार्मूलाज भी थे, न्यूमेरिकल्स भी थे, और ये आपके पास हमारे 2 लेक्चर्स 2 वीक्स में ये ख़त्म हुआ, जबकि इसको 1 वीक में ख़त्म होना चाहिए था। कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लेंथी होते हैं, टाइम लेते हैं, और हमारा टाइम क्योंकि पूरा मुकम्मल हो चुका है इस वक्त, इस 3rd सेशन का भी, तो ये किसी वक्त भी अभी ये ख़त्म हो जाएगा। और कोई छोटा सा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ हम यहाँ पर सेशन बस एंड ही करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल इस वक्त एंड हो चुका है। और जब ये एंड हो जाएगा तो मैं आपको एडवांस में ही अस्सलाम वालेकुम कह देता हूँ, क्योंकि टाइम अभी किसी वक्त भी एंड होने वाला है। कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम यहाँ पर क्लास को एंड कर देंगे। सर कॉलम 7 का 0 समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो बता दूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है। ये 0 इस तरह से हुआ डियर के ये हमारे पास ये चीज़ 0, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉलम प्रिपेयर कैसे हो रहा था, यहाँ लिखा हुआ है ना कॉलम 5 माइनस कॉलम 6, तो 5 माइनस 6, 50 माइनस 50, 0 आ गया, इसलिए 0 आ गया। और 0 का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस वक्त मार्जिनल नेट, मतलब हमारा प्रॉफिट 0 हो गया। तो प्रॉफिट 0 होने का मतलब है कि अब हम प्रॉफिट में भी नहीं है, लॉस में भी नहीं है, 0 हो गया। इसका मतलब मज़ीद अगर हम कोई भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जैसे 6 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हमारे पास $20 का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, फिर ये $40 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते हमारे पास ये नुकसान लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन ये करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें एक आम तरीके से, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमने 350, उसके बाद 390 हमने बेनिफिट या हमें रेवेन्यू मिला, हमारी कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ गई, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इनके डेरिवेटिव्स लेकर बात करते हैं, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, तो हमें एक्चुअल पिक्चर क्लियर होती है। आपको बताऊं क्लास के आप लोग जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आम इंसान कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं करता, डेली लाइफ में बिजनेस में कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं करता। तो वो यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी अभी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। उनको कंपैरिजन समझ में नहीं आता। तो ये आखिर के तो 3 कॉलम है 5, 6, 7, ये हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरह से किस जगह पे आके रुक जाना चाहिए है, और हम उस इन्वेस्टमेंट को मज़ीद ना करें क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, हमें किसी और तरफ जाकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये गुलाम फातिमा ये कहाँ से आ रही है इस वक्त, बिल्कुल लास्ट, ये तो हमारा टाइम ख़त्म ही हो रहा है, इस वक्त मैं कैसे इनको एंटर कर लूँ। ठीक है। और अगर ये पहले से एंटर थी तो इस वक्त हम इनको एंटर नहीं करें क्योंकि हमारा टाइम इस वक्त ख़त्म ही हो रहा है। चले मैं कर देता हूँ। ठीक है क्लास, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इन चीज़ों को देखिएगा। इस टेबल को आप टेबल 1-1 को देखिएगा। हमारे पास ये जो कंटिन्यूस की एक फिगर थी, कंटिन्यूस केस हमारे पास था, इसको प्लीज़ देखिएगा, और जो न्यूमेरिकल्स थे इनको भी देखिएगा। ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है।
और इनसे आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगले चैप्टर्स में जाकर कुछ ये कॉन्सेप्ट्स भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। अगर ये क्लियर होंगे तो आपको वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे इंशाल्लाह। टाइम बस ये किसी वक्त भी ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। और भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो क्लास कर लीजिए। आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ लें। इज़ाम शाह मैंने आपको बता दिया कॉलम 7 का। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी के माइंड में?